एसपी मित्तल टॉक शो में एक बार फिर दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील के वैदिक मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इन दिनों जो कोरोना काल चल रहा है उसमें बहुत सारी जो चिकित्सा की जो पद्धतियां हैं वो सक्रिय हैं और अभी सबसे ज़्यादा जोर है वो एलोपैथी चिकित्सा पे ज़्यादा है जी। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाज़ारों के अंदर जो काढ़े बिक रहे हैं या आयुर्वेद की जो दवाएं बिक रही हैं वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया। मेरा ऐसा मानना है डॉक्टर साहब कि इन दिनों जो कोरोना संक्रमण का जो इलाज है वो अपनी जगह है, लेकिन एक बाजार भी बहुत बड़ा डेवलप हो गया है जी। इसके बीच ही हम होम्योपैथी की और साथ ही एक प्राकृतिक चिकित्सा का भी हम इस पे आज विचार करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं और ऐसा माना जाता है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें उतना तत्काल प्रभाव से इलाज नहीं हो पाता या मरीज को राहत नहीं मिल पाती। तो इन सभी मुद्दों पर कि कोरोना काल के अंदर प्राकृतिक चिकित्सा मरीज, संक्रमित मरीज के लिए या संभावित मरीज के लिए कितनी उपयोगी है, इन सब सवालों पर डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर साहब चूंकि बहुत विशेषज्ञ हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, आपका लंबा अनुभव रहा है, आप अजमेर के आदर्श नगर क्षेत्र में एक अपना संस्थान भी चलाते हैं, उन सब के बारे में डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी जो प्राकृतिक चिकित्सा है इसमें क्या योग्यता है, और साथ ही जो आप अजमेर के आदर्श नगर क्षेत्र में जो अपना संस्थान चला रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा का, उसकी क्या क्या गतिविधियां हैं। जी, देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले एसपी मित्तल साहब, आपने मुझे इस कोरोना के संक्रमण काल में प्राकृतिक चिकित्सा की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका पुनः हृदय से आभारी हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मैं प्राकृतिक और योग के चिकित्सा क्षेत्र से पिछले 12 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और इसमें कार्यरत हूँ। हालांकि मेरा इसका लंबा समय रहा है, इस जीवन काल का प्राकृतिक चिकित्सा और योग के क्षेत्र में करीबन 20 वर्ष से मैं इससे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूँ और स्वयं लाभ लिए हैं, और उसके पश्चात 12 वर्ष से मैं इसमें चिकित्सा कार्य कर रहा हूँ। और अजमेर ही नहीं बल्कि इस राज्य के नहीं बल्कि देश के कई बहुप्रतिष्ठित योग और प्राकृतिक चिकित्सालयों में मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी रहा हूँ। और मैंने अपनी एमडी की अल्टरनेटिव मेडिसिन में, मैंने उसके पश्चात एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किया नेचुरोपैथी में। इसके अलावा मेरा पीएचडी रहा है योग और नेचुरोपैथी क्षेत्र में, और आयुर्वेद और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां भी मेरा विषय रही हैं। मैंने अपने अनुभव में पाया कि जितनी ज़्यादा ज़रूरी आज एलोपैथी चिकित्सा नहीं रही है, उतना ही ज़्यादा जरूरी आज योग और प्राकृतिक चिकित्सा का क्षेत्र है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आदर्श नगर में वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, दयानंद योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं शोध संस्थान के माध्यम से मैं यहाँ पर पिछले लगभग 7-8 वर्ष से गतिविधियाँ संचालित कर रहा हूँ। योग और प्राकृतिक चिकित्सा नहीं बल्कि आयुर्वेदिक पंचकर्म और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ भी इसमें समावेशित हैं। इसके अतिरिक्त मैं वैशाली नगर में भी एक वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के माध्यम से लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा से जोड़ रहा हूँ। तो लगभग काफ़ी लंबे अरसे से मैं इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ और लोगों को बहुत अच्छी मैंने उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। डॉक्टर, आप एक बात बताएं कि अभी जैसे एलोपैथी हुआ, आयुर्वेद हुआ, होम्योपैथी हुआ, इन सब चिकित्सा पद्धतियों से प्राकृतिक चिकित्सा अलग कैसे है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा केवल औषधि पर्यंत चिकित्सा नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। इसके लिए बहुप्रचलित अवधारणा है कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है क्या केवल औषधि पर्यंत सीमित है? नहीं, यह केवल औषधि या जड़ी बूटी तक सीमित नहीं है, बल्कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं, खाना पीना, सोना, उठना, व्यायाम, यहाँ तक कि सैर करना भी प्राकृतिक चिकित्सा में सम्मिलित किया जाता है। तो एक तरीके से हम किस तरीके से जीवन जिए, वो जीवन जीने की कला हमें प्राकृतिक चिकित्सा सिखाती है। अच्छा, क्या ये माना जाए कि प्राकृतिक चिकित्सा में शर्तिया इलाज संभव है?
निश्चित रूप से मैं आपको अभी एक उदाहरण दूंगा, एक मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूं। अभी एक चर्म रोगी, हालांकि मैं कई चर्म रोगियों को देख चुका हूं और कई पेट से संबंधित व्याधियों वाले जो है रोगियों को देखा है मैंने और कईयों का उपचार किया है। अभी एक चर्म रोगी मेरे पास में आया था, उसने बताया कि वह पिछले 30 वर्ष से सोरियासिस की समस्या से पीड़ित रहा है। अच्छा। और उसे एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब उसको खुजली या फिर चमड़ी में खाज नहीं हुई हो। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। मैंने उसे लगभग 10 दिन तक, 10 दिवस के लिए मैंने उसे चिकित्सा लेने के लिए प्रेरित किया। मेरे पास में जब वो प्रथम दिवस चिकित्सा लेने के लिए आया तब वो बड़ा ही भावुक हो रहा था और उसके क्योंकि कटु अनुभव और कई पूर्वाग्रह रहे थे, तो इस कारण से वो बड़ा ही चिंतित था कि न जाने इस प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होगा। तो जब वो पहले दिन चिकित्सा करा चुका, अगले दिन वो मेरे पास आता है और बड़ा रोता है वह व्यक्ति, और वो कहता है कि डॉक्टर साहब 30 वर्ष में यह मेरा पहला दिन था कि जब मुझे पूरे दिन भर खुजली नहीं हुई या मुझे कोई चमड़ी से संबंधित समस्या नहीं। तो ये केवल एक दिन के अंदर जो प्राकृतिक चिकित्सा का चमत्कार है, ये चमत्कार वस्तुतः ये हमें बताने के लिए पर्याप्त है कि हम अगर अपनी प्रकृति माँ के पास में पुनः चले जाते हैं, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ये इस बात को चरितार्थ करती है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये आप दावा कर सकते हैं कि जैसे एलोपैथी है, जैसे कोई मरीज के जैसे पेट में दर्द हो रहा है और एलोपैथी का जैसे उसको इंजेक्शन लगाया गया तो उसको बहुत तत्काल राहत मिल सकती है, तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा में ये दावा किया जा सकता है कि किसी रोगी को तत्काल राहत मिल जाए? निश्चित रूप से मैं इसके लिए भी अपना एक अनुभव छोटा सा बताऊंगा। मेरे पास में जितने भी साइटिका के, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट आते हैं या फिर पेट से संबंधित कब्ज, जीर्ण कोष्ठबद्धता, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से संबंधित जो रोगी आते हैं, मरीज आते हैं, उनको मैं मात्र 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर बहुत अच्छी राहत दे चुका हूं और उनके अपने अनुभव रहे हैं। उनको तत्काल राहत मिलती है और कब्ज के लिए उनको कोई दवाई गोली नहीं लेनी पड़ती ही, कोई पेन किलर उनको नहीं लेनी पड़ती। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस या स्लिप डिस्क के लिए जो आज की सामान्य एक जीवन शैली से संबंधित समस्या हो गई है, उनको मात्र 5 या 10 मिनट के अंदर राहत मिल जाती है और ये राहत लगभग पूरा दिवस भर रहती है। अच्छा। पूरा दिन भर। डॉक्टर साहब, अभी चूंकि ये कोरोना काल चल रहा है और लोग बहुत परेशान हैं, मतलब जो अस्पताल है उन पे पलंग नहीं है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हम देख रहे हैं कि सामुदायिक संक्रमण की ओर क्या नाम से ये बढ़ चला है और हर परिवार के अंदर अब ये देखा जा रहा है कि संक्रमित मरीज होते जा रहे हैं। तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम कोरोना जैसे वायरस का इलाज कर सकते हैं? निश्चित रूप से। आपने जब प्रारंभ में भूमिका बांधी थी और कोरोना के बारे में कहा था, इससे पहले ही मैं आशान्वित था कि ये प्रश्न जरूर आएगा, तो इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपको जरूर कहूंगा। मेरे अपने चिकित्सा काल का अनुभव रहा है कि कोई भी रोग का जो जन्म होता है वो शरीर पर बाद में मन पे पहले होता है। अच्छा। तो यदि हम मानसिक रूप से इस चीज को समझने में सक्षम हो सके, हम इस बात को यदि समझ सकें कि कोरोना वायरस जो है एक ऐसा वायरस है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य फ्लू के वायरस या अन्य वायरल जो डिजीज होती हैं वैसे ही। यदि हम इस बात को समझ सकें और स्वीकार कर सकें तो सबसे पहले जो इसका भय है, वो कहते हैं कि सांप के डसने के अतिरिक्त सांप के डसने का जो भय है वो पहले मार देता है। तो इसलिए यदि हम इस बात को समझ सकें कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने से डरना नहीं है, क्योंकि ये वायरस चूंकि पूरी समाज में फैल रहा है, तो हमें पहले इस बात को स्वीकार करना है कि हमें इस वायरस से डरना नहीं है, बल्कि अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करना है, विकसित करना है, ताकि यदि किसी भी कारण से हम इससे संक्रमित हो सके तो सामान्य फ्लू आदि जो बीमारियां होती हैं उन्हीं के अनुसार इससे भी हम सरलता से 2 या 3, 4, 5 दिन में रिकवर कर सके। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ चार्ट भी लेके आए हैं। जी जी। तो मैं हमारे दर्शकों को ये, चूंकि आप जो जानकारी दे रहे हैं बहुत उपयोगी जानकारी है और चूंकि कोरोना काल चल रहा है और एक प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में ये भी एक बात है कि बहुत सस्ता है। जी, मतलब इसमें ज्यादा पैसा का खर्च नहीं होता है। तो मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे ये समझना चाहता हूँ, आप जो चार्ट लाए इनके माध्यम से, कि जो कोरोना संक्रमण है उससे कैसे प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बचा जा सकता है। तो आप जो चार्ट लाए उसके माध्यम से बताएं कि क्या क्रिया, हमारा जो आम पाठक है वो क्या क्रिया करे जिससे कि उसको कोरोना जैसा वायरस हमला न कर सके। जी देखिए, पहले मैं आपको इसके संदर्भ में बता दूं कि मैंने ऑफिशियल तरीके से, आधिकारिक रूप से कई कोरोना संक्रमित या फिर कई कोरोना जैसे संक्रमण जैसे जो लक्षण होते हैं उनसे संक्रमित कई लोगों को, यहाँ अजमेर के लोगों को और बाहर राज्य के स्तर पे ही नहीं बल्कि देश के स्तर पे भी कई लोगों को मैंने स्वस्थ किया है, पूरी तरह से स्वस्थ किया है और उन्हें किसी भी तरह की कोई एलोपैथी दवा का सेवन नहीं किया है और वो पूरी तरह से, उनकी रिपोर्ट जो पॉजिटिव थी पहले और वो अब नेगेटिव आई है,
आइए हम जानते हैं कि किन किन पद्धतियों के माध्यम से मैंने उनको स्वास्थ्य लाभ करवाया है जी। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक चिकित्सा चूंकि पूरी तरह निरापद और प्रकृति पर आधारित चिकित्सा है, तो जल नीति के माध्यम से, एनिमा के माध्यम से, कुंजल के माध्यम से हम अपने शरीर से इन गंदगियों को बाहर निकाल देते हैं, ताकि हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। और कुंजल जिसे हम कहते हैं, कुंजल के माध्यम से खास करके इस कोरोना संक्रमण काल में यदि हम कुंजल प्रक्रिया करते हैं, कुंजल में हम जल पिला करके और रोगी को उसको वापस से वॉमिट कराते हैं, रिफ्लक्स एक्शन के थ्रू वो पानी को बाहर निकालता है, जिससे कि जमी हुई जो गंदगी है, जो कफ है, अतिरिक्त कफ वो बाहर निकल जाता है। इसके साथ में कोरोना का वायरस भी उससे जो चिपका हुआ है वह भी बाहर आ जाता है। इसके अतिरिक्त हम शरीर की गंदगी को साफ करते हुए इनहेलेशन कराते हैं, जिसमें कुछ एक औषधियां वगैरह डाल करके, सामान्य औषधियां होती हैं यानी कि जड़ी बूटियां होती हैं, उनका काढ़ा डाल करके उसको इनहेल करवाते हैं, इस भाप को उसको ग्रहण करवाते हैं, जिससे जो जमा हुआ कफ है, कोरोना का जो संक्रमण, कोरोना का जो वायरस है जो जम गया है कफ के साथ, वह बाहर आ जाता है सहजता से, फिर वह रोगी श्वास ले पाता है। और इसी तरीके से बहुत सी अन्य पद्धतियों के माध्यम से, जैसे एनिमा के माध्यम से, शंख प्रक्षालन के माध्यम से हम आंतों को, रोगियों की आंतों को जो है वो साफ करवा देते हैं। इसके अतिरिक्त स्टीम के माध्यम से, स्टीम वाष्प स्नान के माध्यम से पूरे शरीर पर जो उसके वायरस चिपका हुआ है, उस पूरे शरीर पर चिपके हुए वायरस को इस औषधीय काढ़े की स्टीम के माध्यम से हम पूरा संक्रमण मुक्त कर देते हैं। और इसके अतिरिक्त मिट्टी आदि के लेपन से इसमें पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है कि जो मिट्टी है उसमें भी कुछ औषधियां, जड़ी बूटियां मिला करके और चमड़ी से संबंधित भी जो रोग होते हैं उनको भी ठीक किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कई प्रकार से जो है योग और प्राकृतिक चिकित्सा की कई पद्धतियों को समावेशित करते हुए मालिश है, औषधीय तेलों से मालिश करके भी हम इसमें स्वास्थ्य लाभ देते हैं, और आप घर बैठे बैठे भी इनका उपयोग करते हुए स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो यानी डॉक्टर साहब ये हुआ कि जो प्राकृतिक चिकित्सा के जितने भी उपाय हैं उनके माध्यम से कोरोना जैसे जो जानलेवा वायरस है उनका इलाज बहुत आसानी से हो सकता है। निश्चित रूप से ये संभव है, और बिना किसी एलोपैथी की ड्रग लिए भी यदि कोई व्यक्ति अपने बताए गए चिकित्सक के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सक के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशन पे अपने आहार का ध्यान रखते हुए और अपनी दिनचर्या को यदि व्यवस्थित करता है और प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेता है, तो पूरी तरह से वह इस वायरस से मुक्त हो सकता है, संक्रमण से मुक्त हो सकता है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति को जो अधिकतर बीमारियां होती हैं वो पेट के रोग के कारण होती हैं। बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं जिनका पेट के रोग के, जिसमें हम कह सकते हैं उसका खान पान है या और दूसरी चीजें हैं जिसके कारण कि वो पेट के रोग का उसे बीमारी होती है। तो आप हमारे दर्शकों को पिन पॉइंट ये बताएं कि पेट के रोग का निदान प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है। देखिए, मैं आपको, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में जब भी कोई रोगी आता है तो सबसे पहले उसकी जो शिकायत रहती है, हम जब टटोलते हैं, उसका जब इतिहास खंगालते हैं तो हमें मिलता है कि उसके रोग की जो मूल जड़ रही है वह उसका पेट रहा है, और पेट के संबंधित रोगों की भी जो मूल जड़ रही है वह उसका आहार रहा है, वह उसकी दिनचर्या रही है। तो हम आते ही सबसे पहले तो रोगी की आहार चिकित्सा पे ध्यान देते हैं, हम उसके आहार का बदलाव कर देते हैं, पूरी तरीके से हम उसके आहार को बदल देते हैं। जो उसने अपने आहार, दैनिक दिनचर्या में जो वह आहार लेता है, जो गलतियां करता है, सुबह किस समय खाना चाहिए, रात को किस समय खाना चाहिए, यही नहीं बल्कि हमें रात्रि के समय, सुबह क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी हम उसको अवगत कराते हैं। उसका डाइट चार्ट बनाते हैं, आहार तालिका बनाते हैं, और उसके रोग के अनुसार उसके आहार को निर्देशित करते हैं, और इसका वह उपयोग करता हुआ अपने पेट से संबंधित कई व्याधियों को तो ठीक करता ही है। इसके अतिरिक्त जो है प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमा और कुंजल जैसी जो मैंने आपको बताया सहज पद्धतियां हैं, उसके माध्यम से उसके पूरे पेट की सफाई कर देते हैं, और जिसके कारण से वह बड़ा ही अपने आप को अच्छा महसूस करता है। अच्छा, क्या प्राकृतिक चिकित्सा में योग भी शामिल है? निश्चित रूप से योग प्राकृतिक चिकित्सा का एक अभिन्न अंग है। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा जो है वह बिना किसी वैकल्पिक, या यूं कहूं मैं, कृत्रिम स्रोतों के माध्यम से की गई चिकित्सा है। बिना किसी कृत्रिम जो स्रोत हैं उनका कोई, किसी भी तरह का कोई उपयोग नहीं होता है इसके अंतर्गत। तो जैसे जल हुआ, यह बड़ा ही प्राकृतिक स्रोत है, उसके माध्यम से कुंजल और एनिमा की जाती है। जैसे मिट्टी हुआ, मिट्टी का लेपन लगाया जाता है। जैसे कई जड़ी बूटियों के जो तेल हुए उनका जो मालिश की जाती है।
ठीक वैसे ही योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो बड़ी स्वाभाविक और प्राकृतिक है। इसका उपयोग करते हुए हम अपने शरीर ही नहीं बल्कि मन को और आत्मिक स्तर पे अपनी चेतना तक को भी बड़ा स्वस्थ रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये योग जो है प्राकृतिक चिकित्सा का एक अभिन्न अंग है। डॉक्टर साहब, क्या प्राकृतिक चिकित्सा में पद्धति में जो रंग हैं उन रंगों का मनुष्य के शरीर पर कोई असर पड़ता है? देखिए, ये आपने फिर वही बात कही और मैं उसका वही जवाब दूंगा कि रंग चिकित्सा जो है वह भी एक अभिन्न अंग है प्रकृति का। सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं उनमें मूल रूप से 3 रंग होते हैं, जैसे हम कहते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, RGBs कहते हैं, जिसे प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। इन्हीं से निकलने वाले जो सेकेंडरी कलर्स हैं, जिसे हम विब्ग्योर की श्रेणी में लाते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, अपने ऑरेंज, येलो एंड रेड। तो ये जो विब्ग्योर हैं, ये जो 7 रंग हैं, जो सेकेंडरी कलर्स हैं, इनमें हमारे पूरे शरीर से संबंधित चिकित्सा करने का सामर्थ्य और गुण सम्मिलित है। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, हमारे शरीर के का प्रत्येक एक भाग जो है वो इन रंगों से संबंधित है। यदि इन रंगों से संबंधित हम चिकित्सा करते हैं उस अंग विशेष पे, तो उसका बड़ा ही आशातीत लाभ मिलता है निश्चित रूप से। मतलब ये डॉक्टर, जो मेरी जानकारी में है वो ये है कि जो विभिन्न कलर, जो 7 कलर आपने बताए, जी, इनकी जो कलर की जो बोतलें होती हैं उनमें पानी रखा जाता है और वो सूर्य की रोशनी में रखा जाता है। कोई 30 दिन रखा जाता है, कोई 60 दिन रखा जाता है, कोई 90 दिन रखा जाता है, और फिर उसमें से वो माना जाता है कि उस पानी को पीने से रोग का निदान हो जाता है। जी, है ना? तो एक तो आप इस पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें। दूसरा एक पिन पॉइंट मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके अक्सर देखा गया घुटने में उनके दर्द होता है, और बेचारे तेल भी लगाते हैं और दूसरे उपाय भी करते हैं, दवाएं भी लेते हैं। लेकिन आप यदि कोई ऐसा बताएं कि इस कलर का बोतल का पानी इतने दिन सूर्य की रोशनी में रखने के बाद यदि वो व्यक्ति पिए तो उसके घुटनों के दर्द में थोड़ा राहत मिल सकती है। जी ठीक। देखिए, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि आपने जो ये बात कही कि किसी भी एक रंग के संबंधित एक बोतल ली जाती है, कांच की बोतल ली जाती है, वही श्रेयस्कर रहती है। आजकल जो प्लास्टिक की बोतलें बन रही हैं, रंगीन बन रही हैं, उनका हम उपयोग ना करें। और अपने रोग से संबंधित जो रंग है वह अपने प्राकृतिक चिकित्सक से नियत कर लें, और उस रोग से संबंधित जो रंग है उसकी कांच की बोतल लेकर के यदि हम उसमें सामान्य परंतु स्वच्छ जल यदि उसके अंदर डालें, इतना ही नहीं, केवल जल का ही उपयोग नहीं बल्कि हम इसके अंदर तेल का, बल्कि इसके अंदर मिश्री का, बल्कि इसके अंदर शहद का और घी आदि द्रव्यों का भी उपयोग करते हुए और इनको चार्ज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि आप जिस द्रव्य को उस कांच की बोतल में डालते हैं, उस कांच की बोतल को आपको प्रातः काल सूर्य किरणों के समक्ष रखना पड़ता है। सूर्य से निकलने वाली वह किरणें उसी रंग से संबंधित किरणों को मिलती हैं और फिर उस रंग के संबंधित बोतल के अंदर रखे हुए द्रव्य को चार्ज करती हैं। उसके अंदर की चार्जिंग, उसके अंदर की शक्ति, उसके अंदर की पोटेंसी बहुत बढ़ जाती है और वह द्रव्य उस गुण से संबंधित हो जाता है। और फिर जब उस द्रव्य का सेवन किया जाता है, उस औषधि का सेवन किया जाता है, अब वह जल मात्र जल नहीं रह जाता, बल्कि उसके अंदर सूर्य से संबंधित जो गुण है वह भी पूरे आ जाते हैं। तो जो सूर्य की जो ऊर्जा है वह भी हमारे शरीर के अंदर जाकर के और उस अंग विशेष को चिकित्सा करती है और उसको स्वास्थ्य प्रदान करती है। जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि जो हमारे बुजुर्ग भाई बहन हैं, जो हमारे बुजुर्ग यहाँ के नागरिक हैं हमारे देश के, उन्हें सामान्यतः जोड़ों से संबंधित समस्या बनी रहती है। अब आपने प्रश्न किया कि जो जोड़ों से संबंधित समस्या है उसमें किस तरीके के रंग की बोतल का जो है सेवन किया जाए या उपयोग किया जाए। तो उसमें मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि केवल जल ही नहीं बल्कि हम इसके अंदर तेल डाल करके भी उस संबंधित बोतल में तेल डाल के उसको चार्ज करें और फिर उसके पश्चात में समय समय पर उस तेल का उपयोग करते हुए अपने उन जोड़ों पर उसकी मालिश करें। और मालिश करते समय विशेष करके ध्यान रखें कि आप सूर्य किरणों के समक्ष बैठे। लेकिन जो सूर्य किरणें आप सेवन करें वे प्रातः काल की हो। जैसे मैं आपको बताऊं, गर्मियों में आप 6 से 8 के मध्य में बैठ सकते हैं, सर्दियों में वही आप 9 से 11 के मध्य में बैठ सकते हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए और फिर आप उसके उपयोग से अपने जोड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। जोड़ों के लिए प्राय करके जिस रंग की बोतल का उपयोग होता है वह होता है लाल और ऑरेंज। लाल और ऑरेंज, जी।
मतलब जिन जिन हमारे दर्शकों के घुटनों में दर्द है वो लाल और ऑरेंज जो बोतलें लें और उसमें ऑयल रखें या पानी रखें, पानी को तो वो पी सकते हैं, पानी को तो वो पी सकते हैं और जो तेल है उसका उपयोग करके और उनकी मालिश आदि करके और फिर। बट अच्छा ये बताया कि उनको कितने दिन रखें, उस ऑयल को बोतल में कितने दिन रखें? जी लगभग देखिए, इसमें जितने अधिक दिन आप उसे रखेंगे उस बोतल के अंदर उतना ही अधिक चार्ज होता है और अधिकतम इसकी अवधि का अब तक कोई पैमाना नहीं है, अभी भी इस पे कई सारे अनुसंधान चल रहे हैं। कई मेरे जो चिकित्सक मित्र हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने इन बोतलों को लगभग 4-5 वर्ष तक रखा है और उतना ही अधिक उनकी जो तेल है या अंदर की जो द्रव्य सामग्री वो ऊर्जान्वित हुई है उस सूर्य किरणों की ऊर्जा से। तो उन्होंने जब उसका उपयोग किया है तो जो 10 दिन या 20 दिन रखी हुई जो सामग्री है उससे अधिक उनको आशातीत फल मिले हैं। तो इसलिए यदि हम शुरुआत में 10 दिवस रख के उसे चार्ज करके और फिर उसका उपयोग करें तो अच्छा है, वरना जितना समय आप अधिक रखेंगे वह उतना ही ज्यादा आशातीत। अच्छा एक चीज और बताएं कि ये जो ऑयल है वो कौन सा होना चाहिए, सरसों का हो, तिल्ली का हो, खोपरे का हो? जी ऐसा कौन सा? जी बिल्कुल, आप ये सवाल आप प्राकृतिक चिकित्सक से ही पूछ सकते हैं और वो ही उसका सही जवाब दे सकता है। अच्छा उसका कारण मैं बताऊं, देखिए क्या होता है कि चूंकि प्राकृतिक चिकित्सा पूरी तरह से प्रकृति से संबद्ध है, तो उसी कारण से हम जिस भी सामग्री का उपयोग करते हैं प्रकृति में चलने वाली ऋतु से संबंधित ही करते हैं। अच्छा तो यदि हम सर्दियों में बात करें तेल कौन सा लिया जाए तो सर्दियों का तेल तिली का होना चाहिए, ये बहुत ही श्रेयस्कर होता है। यदि हम वसंत और शरद ऋतु की बात करें तो सरसों का तेल सबसे श्रेयस्कर है। यदि हम ग्रीष्म काल और वर्षा काल की बात करें तो इसमें नारियल का तेल बहुत श्रेयस्कर है। तो ऋतु के अनुसार आप तेल का उपयोग कर सकते हैं चार्ज करने। नहीं डॉक्टर साहब, आपने बहुत मैं सोचता हूँ आपको काफी अनुभव है और आपने बिल्कुल बहुत अच्छी चीजें हमारे दर्शकों को बताई है। डॉक्टर साहब मैं ना चलते चलते आपसे एक बार दोबारा फिर वो सवाल रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को एक बार पुनः ये बताएं कि इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या टिप्स आप दे सकते हैं? जी देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमित मरीज को डरना बिल्कुल नहीं है, भयभीत नहीं होना है। एक यह सामान्य संक्रमण है, फ्लू की तरह ये फैल रहा है संक्रमण। इस कारण से जैसे आपको मैंने पहले बताया कि ये फ्लू की तरह, तो आपका अनुभव रहा होगा कि जब भी हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार होता था, जैसे खांसी से या जुकाम से संबंधित सामान्य जो ऋतुगत व्याधियां होती थी, तो घर का दूसरा व्यक्ति भी उससे प्रभावित हो जाता था और इसी तरह घर के अन्य तीसरा और चौथे व्यक्ति प्रभावित होते थे। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी ऐसा ही होता है। तो पहले तो भयभीत ना हो। दूसरा, आप अधिक समाज में ना निकलें, सैर और भ्रमण ना करें, क्योंकि ना केवल वह अन्यों के लिए घातक है बल्कि आपके लिए भी। कारण यह है क्योंकि आपका जो शरीर है वह भी अस्वस्थ है और बाहर का जो वातावरण है वह उसका जो वातावरण का जो प्रभाव है आपका शरीर शायद न झेल सके, इसलिए जितना हो सके आप रेस्ट करें। दूसरी बात, आहार का विशेष ध्यान रखें। इसमें दूध और दूध से बनी हुई सारी वस्तुएं आप तुरंत और तत्काल बंद कर लें। अच्छा, बिल्कुल दूध से संबंधित कोई किसी भी प्रकार का आपको उपयोग नहीं करना है उत्पाद। दूसरा, ठंडी कोई भी चीज आप उपयोग न करें। पानी भी जब भी आप पिए गर्म पिए। तीसरा, आप नींबू का सेवन घर पे जरूर करें, दिन में 4 से 5 बार करें। चौथा, जितना हो सके आहार को बिल्कुल ताजा रखें, यानी कि फलों का आहार रखें, सब्जियों का, कच्ची शाक सब्जियां आप खाएं, सूप पिए गरम। इन सब चीजों का उपयोग करते हुए साथ ही साथ में आप वाष्प स्नान लें और अपने इनहेल करें, जैसे हम कहते हैं वाष्प को सूंघना, भाप को सूंघें। तो इन सब चीजों का उपयोग करते हुए आप अपने इस कोरोना काल में अपने आपको कोरोना से संक्रमित होने से बचा भी सकते हैं और यदि आप संक्रमित भी हो गए तो आप उससे ठीक भी हो सकते हैं। फिर भी यदि किसी भी संबंधित आपको तकलीफ आए तो आप अपने प्राकृतिक चिकित्सक से संपर्क जरूर करें। डॉक्टर, एक बस अंतिम सवाल आपसे और पूछूंगा कि जो कोरोना संक्रमित है या जो कोरोना से बचना चाहता है वो कौन से रंग की बोतल का पानी इन दिनों पीते हैं? जी देखिए, इसमें हरे रंग की जो बोतल है वह संक्रमण रोधी कहलाती है। हरा जो रंग होता है शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण फैला हुआ होता है उससे बचाने का कार्य करता है। तो इस अवधि में यदि आप सूर्य संतृप्त हरे रंग की बोतल का जल सेवन करें या उसके शहद का सेवन करें तो आपके लिए लाभदायी होगा। डॉक्टर साहब, आज आपने मैं सोचता हूँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो महत्व है
वो पूरी दुनिया में माना जाता है। और अब तो बड़े बड़े रिसोर्ट खुल गए हैं Definitely. जिसके अंदर प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बड़े बड़े रईसों का इलाज जी, होने लगा जी है। हाँ, जी। और आम व्यक्ति के लिए तो खैर ये महत्वपूर्ण जी। है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके माध्यम से दर्शकों तक ये सारी जी। प्राकृतिक चिकित्सा लोगों तक पहुंचाऊं मैं। यही नहीं बल्कि चिकित्सक भी, बड़े बड़े सर्जन और चिकित्सक भी प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग कर रहे हैं। आज अजमेर में मेरे पास कई चिकित्सक हैं अच्छा। जो स्वयं आते हैं और अपना उपचार प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कराते हैं। एसपी मित्तल टॉक शो में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।